24 चुनाव के जो नतीजे आए हैं, इन नतीजों से बड़ा संदेश क्या निकल कर आ रहा है। नतीजों से जुड़ी बड़ी बातें, जो सबसे पहली बड़ी बात है वो तो यही कि अब की बार क्लियर है, बनने जा रही है गठबंधन सरकार। एनडीए के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार बनने की पूरी इस वक्त उम्मीद है। बीजेपी को अकेले अपने दम पर बहुमत नहीं मिला है। 2014-2019 के मुकाबले बीजेपी को झटका लगा है। इस बार विपक्ष मजबूत हुआ है। अपने दम पर कांग्रेस जो है वो डबल आंकड़ा अपना बढ़ाती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में बीजेपी को बड़ा झटका लगा। ये वो राज्य हैं जहां से लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें आती हैं। उत्तर प्रदेश से 80 आती हैं, महाराष्ट्र से 48 आती हैं, और यही दो सबसे बड़े सियासी सूबे जहां पर बीजेपी को जबरदस्त झटका लगा। और अब ये देखिए किस तरीके से जो क्षत्रप है, जिसमें नीतीश कुमार हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं। नीतीश नायडू इस बार 24 चुनाव में देश की सियासत के किंग मेकर उभर कर देश के सामने हैं। कुछ और बड़ी बातें जल्दी से आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश में, दिल्ली में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। दिल्ली में तो पिछली 2 बार से लगातार बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही थी, तीसरी बार फिर से क्लीन स्वीप किया। मध्य प्रदेश वो राज्य जहां 14 में बीजेपी ने 29 में से 27 और 29 में से 28 सीटें हासिल की। इस बार मध्य प्रदेश भी क्लीन स्वीप कर दिया। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश भी तीसरा मौका ये जब बीजेपी ने लगातार क्लीन स्वीप किया। बड़ी खुशखबरी बीजेपी के लिए दक्षिण से आई, केरल से आई, क्योंकि केरल में पहली बार कमल खिला। राष्ट्रीय राजनीति की धुरी क्षेत्रीय दल बनने जा रहे हैं 24 के चुनाव से। ये सबसे बड़ा संदेश जो उभर कर आ रहा है। और बड़ी बात यह कि 2 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव के कल नतीजे आए, आंध्र प्रदेश और ओडिशा, तो आंध्र प्रदेश में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और उड़ीसा में बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाने जा रही है। तो कुल मिलाकर ये जो 24 चुनाव और साथ ही जो राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, उससे बड़ा संदेश निकल कर आया। सर, 24 चुनाव का सबसे बड़ा संदेश आपकी नजर में क्या गया है मैसेज देश में? देखिए, सबसे बड़ा मैसेज ये गया है कि ये चुनाव एक तरह से दो राहों पर खड़ा है। एक तरफ बीजेपी के सामने बड़ा चैलेंज है, कैसे सरकार बनाए और सरकार चलाए। सरकार तो बन जाएगी, सरकार चलाए कैसे। दूसरी तरफ विपक्ष लगातार असर्ट करेगा और एक तरह का दबावों के बीच बीजेपी को अपनी सरकार चलानी होगी। बहुत मुश्किल समय होगा। कहते हैं ना, बहुत कठिन है डगर पन घटकी। तो आगे जो डगर तलवार की धार पर चलने जैसा ये एक माहौल और ये मौका जो इस वक्त एनडीए सरकार के सामने होगा जब एनडीए सरकार बन जाएगी। फिलहाल आपको बड़ी खबर, बड़ा अपडेट बताते हैं। आज की जो सियासी हलचल है, आज का दिन बैठकों के नाम रहने वाला है। और ये बैठकें कौन कौन सी होने वाली हैं? एक तरफ तो एनडीए की बैठक होनी है, इंडिया गठबंधन की बैठक होनी है। तो पहले आपको बताते हैं एनडीए की बैठक, जिसमें शिरकत करने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। जीतन राम मांझी और एकनाथ शिंदे भी इस बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनाने की कोशिशें तेज हैं। प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर आज एनडीए की बैठक है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं नीरज पांडे से, क्या समय तय किया गया है एनडीए की आज की बैठक का, जो प्रधानमंत्री आवास पर होगी? नीरज, रोमाना 11:30 बजे का समय ये तय है। प्रधानमंत्री आवास पे ये बैठक होगी और ये कहें कि इस सरकार की ये अंतिम कैबिनेट की बैठक होगी, क्योंकि अब इसी के साथ आज धन्यवाद प्रस्ताव भी हो जाएगा और अब नई सरकार के गठन का रास्ता खुलेगा। नई सरकार कब गठित होती है ये अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन नई सरकार के गठन के साथ नया कैबिनेट आएगा। लेकिन ये इस सरकार, मोदी सरकार 2.0 की ये अंतिम कैबिनेट बैठक है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और सभी कैबिनेट मंत्रियों को इस बैठक में बुलाया गया है। जी रोमाना। अच्छा, नीरज जो है वो हमें अपडेट दे रहे हैं, जो मिनिस्टर्स की बैठक होनी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो प्रधानमंत्री आवास पर बैठक होनी है, नीरज ने वो अपडेट दिया है। जबकि हमने जो खबर दिखाई वो एनडीए की बैठक को लेकर हमने खबर दिखाई। और मुझे लगता है एनडीए की बैठक कब होगी इसके बारे में शायद अभिषेक उपाध्याय जानकारी दे पाएंगे। उन्हीं का रुख कर लेते हैं। नीरज, मैंने सवाल आपसे एनडीए की बैठक पर किया था, आपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को लेकर जवाब दिया है, लेकिन एनडीए की बैठक जिसकी हमने ब्रेकिंग चलाई है उसका अपडेट दीजिए। जी जी रोमाना, बिल्कुल थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। एनडीए की बैठक शाम 4 बजे बुलाई गई है। प्रधानमंत्री आवास पे ये बैठक होगी एनडीए की, जिसमें सभी जो एनडीए के घटक दल हैं वो मौजूद रहेंगे। नीतीश कुमार मौजूद रहेंगे, चंद्रबाबू नायडू मौजूद रहेंगे, एकनाथ शिंदे मौजूद रहेंगे, अजीत पवार की पार्टी से प्रफुल्ल। अच्छा, तो ये वाली बैठक शाम में 4 बजे होनी है। ठीक है, वो उनके जो ठीक है। तो सुबह में आप बता रहे हैं कि 11:30 बजे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक होगी
और उसके बाद शाम में 4 बजे प्रधानमंत्री आवास पर जो एनडीए की बैठक होनी है, जिसमें शामिल होने के लिए तमाम ये एनडीए के जो सहयोगी दलों के नेता हैं, नीतीश कुमार से लेकर चंद्रबाबू नायडू से लेकर जीतन राम मांझी से लेकर एकनाथ शिंदे से लेकर प्रफुल्ल पटेल तक, सभी पहुंच रहे हैं दिल्ली। इंडिया गठबंधन के खेमे से ये बड़ी खबर है। आज जब बैठकों का दौर चलेगा तो नतीजों को लेकर इंडिया गठबंधन भी आज ही बैठक करने जा रहा है। इंडिया गठबंधन 27 दल हैं जिनकी आज बैठक होगी। दिल्ली पहुंच रहे हैं इस बैठक में शिरकत करने के लिए शरद पवार, उद्धव ठाकरे का नाम भी चर्चा में है। नतीजों को लेकर इंडिया गठबंधन की आज ये बैठक है। 27 दलों के नेता इस बैठक में शामिल होंगे। शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव इस बैठक में शिरकत करने आ रहे हैं। और आप समझ सकते हैं कि जब नाम अखिलेश यादव का आता है, जब नाम शरद पवार और उद्धव ठाकरे का आता है, तो ये उन 2 राज्यों के क्षत्रप हैं जिसमें एक उत्तर प्रदेश है और दूसरा महाराष्ट्र है, जहां पर एनडीए को जोर का झटका जोर से लगा है इन्हीं क्षेत्रीय दलों के नेताओं की बदौलत। और इस बीच इंडिया गठबंधन जोश हाई है। बहुमत वाला नंबर तो अभी तक नहीं मिला, लेकिन फिर भी सरकार बनाने को लेकर उम्मीदों के साथ दावे बरकरार हैं। सुनाते हैं आपको कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं। ये जो रिजल्ट है जनता की रिजल्ट है। हम पहले से यही कह रहे थे कि ये लड़ाई हमारी मोदी वर्सेस जनता है। हम विनम्रता से जनमत को स्वीकार करते हैं। इस बार जनता ने किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं दिया, खासकर सत्ताधारी दल भाजपा ने एक व्यक्ति एक चेहरे के नाम पर वोट मांगा। अब ये स्पष्ट हो गया है कि ये मैंडेट मोदी जी के खिलाफ गया है। ये उनकी राजनीतिक और नैतिक हार है। और आइए सीधे आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं जैनेंद्र से इंडिया गठबंधन कब एक साथ मिलकर बैठेंगे और चर्चा करेंगे आगे की रणनीति पर, क्या जानकारी मिल रही है जैनेंद्र? रोमाना, शाम 6 बजे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया गठबंधन की बैठक होगी, जिसमें कि चुनाव नतीजों की समीक्षा की जाएगी और सरकार गठन को लेकर क्या संभावनाएं हैं इस पर चर्चा की जाएगी। टीडीपी और जेडीयू के साथ संपर्क साधा गया है। उच्च सूत्रों के मुताबिक आला नेताओं की बात हुई है। इसको लेकर के जो जानकारी है वो सहयोगी दलों के साथ साझा की जाएगी। आपने उद्धव ठाकरे के बयान को कल अगर सुना हो तो उन्होंने तो कहा था कि बैठक में प्रधानमंत्री का चेहरा भी तय किया जाएगा। तो इंडिया गठबंधन में कई घटक दल हैं जो चाहते हैं कि सरकार गठन की प्रक्रिया की तरफ कवायद जो है वो शुरू की जाए और उसमें जो जरूरतें हैं यानी जेडीयू और टीडीपी जैसी पार्टियों को साथ लेने की, उसकी कवायद शुरू की जाए। लेकिन कांग्रेस में उच्च सूत्रों का मानना है कि फिलहाल तो आंकड़ा एनडीए के पास है। राष्ट्रपति जो है वो जो न्योता है वो एनडीए को ही देने वाली है और इस तौर पर जो है वो प्रधानमंत्री मोदी को एक बार शपथ लेने का मौका तो मिल ही जाएगा। कहीं ना कहीं कांग्रेस वेट एंड वॉच की रणनीति पर चलना चाहती है, लेकिन जो घटक दलों की राय होगी और जो सर्वसम्मति से इंडिया गठबंधन में तय होगा वही अंतिम फैसला लिया जाएगा। तो शाम को इस बात से पर्दा उठ जाएगा। एक बहुत छोटा सा सवाल है, ममता बनर्जी, उनके रुख को लेकर कुछ जानकारी मिल रही है इंडिया गठबंधन की इस बैठक में, क्या वो भी शिरकत करेंगी जैनेंद्र? नहीं, देखिए ममता बनर्जी नहीं आ रही हैं, उनकी जगह अभिषेक का आना जो है वो बताता है कि ममता बनर्जी इस बैठक को लेकर के गंभीर है। और मैं आखिरी बात रोमाना कंप्लीट कर लूं, होगा कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की कोशिश करेगा या फिर विपक्ष में बैठने का फैसला करेगा। सियासी हलचल तेज है, नतीजों के बाद बैठकों का दौर चल रहा है और नतीजों के बाद मुबारकबाद देने का दौर भी चल रहा है। आप जानते हैं चिराग पासवान, जिनकी पार्टी ने 100% स्ट्राइक रेट हासिल किया है और चिराग पासवान अपने पार्टी के जीते हुए सभी सांसदों के साथ नीतीश कुमार से मिलने के लिए पहुंचे हैं। चिराग पासवान के साथ उनकी पार्टी के जीते हुए सभी सांसद मौजूद हैं और नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए उनके आवास पर पहुंचे हैं चिराग पासवान अपनी पार्टी के सांसदों के साथ।
कुल मिलाकर अब तस्वीर जो है वो तेजी से बदल रही है और हलचल जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। नीतीश कुमार को आज दोपहर दिल्ली आना है एनडीए की जो बैठक होनी है उसी में शामिल होने के लिए, और ऐसे में चिराग पासवान जो हैं वो नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। निर्दलीयों, छोटी पार्टियों को साथ लाने की कोशिश की जा रही है। दमनदीप से निर्दलीय जीते उमेश पटेल पर भी लगातार नजर बनाई हुई है। सांगली से जीते विशाल पाटिल पर नजर बनी हुई है। चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी खेमे से ये बड़ी खबर सामने आई है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं अभिषेक उपाध्याय से किस तरीके से अपने कुनबे को और बड़ा किया जाए, किस तरीके से कोशिश ये कि नए साथी जोड़े जाएं, इसी कवायद में जुटे हुए इस वक्त दोनों गठबंधन नजर आ रहे हैं। अभिषेक, रोमाना, मैं एक अगर वाक्य में कहूं तो कुछ चौंकाने वाले पोस्ट पोल टाइप के लिए तैयार रहना होगा, और ये कवायद इस दिशा में चल रही है। आपने जो नाम लिया है, सांगली का आपने जिक्र किया है, विशाल पाटिल वहाँ से जीते हैं, वसंत दादा पाटिल के पोते हैं वो, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे, और इसके अलावा जो भारत आदिवासी पार्टी है, इसके अलावा दमन एंड दीव से उमेश पटेल जीते हैं। ये तमाम ऐसे दल हैं, छोटी पार्टियां हैं जो कुछ कांग्रेस के समर्थन से भी जीते हैं। इन सबके संपर्क में है बीजेपी, हमारी जानकारी ये कहती है, और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कुछ चौंकाने वाले पोस्ट पोल टाइप के लिए तैयार पॉलिटिकल सिनारियो ऐसा कह रहा है कि ये सामने आ सकते हैं, और बाकायदा उनसे संपर्क किया जा रहा है। देख, कल हमने राधा मोहनदास अग्रवाल का इंटरव्यू किया था, जो कि कर्नाटक के प्रभारी बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये कहा था, डीएमके को लेकर उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कह दिया था कि अगर डीएमके को अपना वजूद चाहिए, अगर वो चाहती है कि वो विधानसभा चुनाव में भी सस्टेन करे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, और उसको एडजस्ट करने के लिए सोचना चाहिए। तो जब डीएमके के लिए इस तरह की बातें उन्होंने कही हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि बीजेपी के दरवाजे खुले हुए हैं, और कुछ ऐसे, ये चौंकाने वाले शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जिनकी अभी उम्मीद नहीं की जा रही है, उनसे भी साझेदारी हो सकती है, उस दिशा में कोशिशें चल रही हैं। इस वक्त मुलाकातों का दौर जारी है। चिराग पासवान जो हैं मुलाकात करने पहुंचे हैं नीतीश कुमार से, क्या कह रहे हैं सुनते हैं। भी बैठक है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, अब हम सब लोग दिल्ली जा रहे हैं। केंद्र में जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उसमें चिराग पासवान 5 सीट जीत रहा है। ऐसे में क्या कहेंगे मंत्रिमंडल के विस्तार में? मेरे प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। हम तमाम सहयोगियों के लिए यही सबसे बड़े उत्साह की बात है। आंसरिंग योर क्वेश्चन, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाए, और जो हम लोगों ने 75% जो आरक्षण जो बढ़ाया है उसको शेड्यूल 9 में जो है वो किया जाए। आप चाहते हैं कि सरकार इंडिया बनाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए? देखिए, हमारी सरकार प्रयासरत तो हम लोग रहेंगे, उसमें देखिए प्रयासरत लोगों को रहना चाहिए, क्यों नहीं रहना चाहिए। आपने कहा आज उनके बाद नीतीश जी बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्या दबाव है कि फैसला लेने का समय आ गया है? सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भाई बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए किसी भी कीमत पे, और जो आरक्षण की सीमा जो 75% है उसको शेड्यूल 9 में डालना है। अगर होता है कुछ ऐसा, अगर हम लोगों के पास आएगा तो हम लोग जरूर करेंगे। समाजवादी को क्या कहेंगे? बहुत अहम है, अच्छा, हमको जानकारी नहीं, लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं? तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे। इंडिया गठबंधन की बैठक में शिरकत करने के लिए तेजस्वी यादव आज दिल्ली आ रहे हैं, और ऐसे में बिहार की सियासत के लिए, बिहार के राजनीतिक दलों के लिए एक नई लकीर खींचते हुए तेजस्वी यादव इस रूप में नजर आ रहे हैं कि बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा, आरक्षण की सीमा बढ़ाने की मांग, इन मांगों को लेकर क्या कोई नई तस्वीर गठबंधन की शक्ल सूरत में उभरेगी, इस पर हमारी नजर है। और इस बीच आपको बता दें, बड़ा अपडेट इस वक्त महाराष्ट्र से भी आ रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि एकनाथ शिंदे के गुट शिवसेना से जो सांसद
जीत कर आए हैं वो सांसद उद्धव गुट के संपर्क में हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आपको बता दें, एकनाथ शिंदे गुट से 7 सांसद जीते हैं, उद्धव ठाकरे गुट से 9 सांसद जीते हैं और असली और नकली वाली लड़ाई में जनता ने कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना को असली करार दिया है, ज्यादा सांसदों की संख्या जिताकर। और ऐसे में सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जानते हैं जैनेंद्र से क्या खबर मिल रही है। जैनेंद्र, बिल्कुल, देखिए, अगर इंडिया गठबंधन की आज शाम की बैठक में ये तय हुआ कि सरकार बनाने की कोशिश करनी है तो उद्धव ठाकरे एनडीए को एक बड़ा झटका दे सकते हैं। हमें सूत्रों ने ये बताया है कि शिंदे गुट के जो 7 सांसद जीते हैं उनमें आधे से ज्यादा यानी तकरीबन 4 सांसद उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं। और रोमाना, कुछ महीनों बाद ही महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव होना है। मूड महाराष्ट्र में साफ दिख गया है कि जो जनता की सहानुभूति है वो उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ है। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसे में शिंदे के करीबी नेताओं का मन डोल रहा है। 4 सांसद कम से कम उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं और अगर इंडिया गठबंधन की तरफ से सरकार बनाने की कोशिश हुई, टीडीपी, जेडीयू जैसे दलों ने अगर इंडिया गठबंधन की तरफ कदम बढ़ाया तो एक झटका पहले महाराष्ट्र पे एक रिएक्शन शिवसेना को उद्धव ठाकरे के दे सकते हैं और इस रूप में एनडीए को दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, ये बड़ी जानकारी यहाँ पर जैनेंद्र दे रहे हैं। मुझे लगता है जरा संदीप सोनवलकर से हमें समझना चाहिए ये अदला बदली का खेल। जिस तरीके से बड़ी खबर आ रही है, सूत्र बता रहे हैं शिंदे सेना से जीत कर आए हैं और उद्धव ठाकरे की तरफ जाने की तैयारी में हैं कुछ सांसद। जी निश्चित तौर पे, क्योंकि अब उनको अपना राजनीतिक भविष्य राज्य की राजनीति में देखना है। अब सिर्फ 3 महीने बाद महाराष्ट्र में चुनाव होने और ये संदेश तो चला गया कि जो गठबंधन है, मतलब दूसरा वाला, मतलब उद्धव ठाकरे की लीडरशिप वाला, वो मजबूत है। तो जो एकनाथ शिंदे के साथ विधायक गए हैं, जो एनसीपी में विधायक गए हैं, ये अब अपना ठौर तलाशेंगे कि उनको जीत के आना है। और जो सांसद हैं उनको भी ये मालूम है कि आने वाले समय में राज्य की राजनीति में यदि काम कराना है तो ऐसी पार्टी के साथ जाना होगा जहाँ काम होंगे। और एनसीपी का तो और बुरा हाल हुआ है। अजीत पवार तो अपना गढ़, अपना घर, जहां उसका उनको बहुत मान था, बारामती, वो भी नहीं बचा पाए। जी बिल्कुल, छगन भुजबल सबसे पहले वहाँ से जाएंगे और मेरी जहाँ तक जानकारी है, छगन भुजबल का अगला ठिकाना शिवसेना होगा। शिवसेना उनको ऑफर करेगी कि आप चेहरा बने, ओबीसी चेहरा बने, और छगन भुजबल अब शिवसेना में कुछ विधायकों को लेकर। वैसे छगन भुजबल जो है इस 24 चुनाव में कई जगह देखा गया कि एनसीपी शरद पवार गुट के जो कैंडिडेट्स थे उनका प्रचार करते हुए भी नजर आए। तो ऐसे में सहानुभूति वाली बात फायदा पहुंचाएगी शरद पवार को। ये बयान भी खूब सुर्खियों में रहा था 24 चुनाव में छगन भुजबल का। तो बदलाव तो बहुत सारे होने हैं, ये 24 के नतीजों का असर होने वाला है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सियासी सूबा और उत्तर प्रदेश का चुनावी संदेश क्या निकल कर आया है। 2024 लोकसभा चुनाव का परिणाम उत्तर प्रदेश का क्या रहा। सबसे पहले आप ये देखिए, 80 लोकसभा सीटें हैं और इन 80 लोकसभा सीटों में एनडीए के खाते में 36 सीटें ही गई हैं। इंडिया गठबंधन भारी पड़ा है बीजेपी पर, 43 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में गई और 1 सीट अन्य ने जीती है। ये अन्य जो है वो नगीना से चंद्रशेखर हैं जिन्होंने यहां जीत दर्ज की है। बीएसपी का खाता भी नहीं खुला है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश में ये जो बीजेपी को लगा है बड़ा झटका, इस झटका की वजह क्या रही है, एक एक कर मैं आपको ये बता देती हूं। आप देखिए, तो राम मंदिर मुद्दा जिसका सहारा बीजेपी को था बड़ा, वो बेअसर साबित हुआ। आरक्षण वाला कांटा ये माना जा रहा है बीजेपी को जोरदार तरीके से चुभा। संविधान बदलने के जो विपक्ष के आरोप थे उससे बीजेपी घिर गई। पेपर लीक वाला भी बड़ा मुद्दा जमीन पर जो बीजेपी के खिलाफ चला। इसके अलावा अफवाह का जो खेला हुआ उसने बीजेपी को नुकसान पहुंचाया। राजपूत वोटर की जो नाराजगी है जिसकी वजह से राजपूत वोटर छिटका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माना गया कि कुछ सीटों पर बीजेपी का समीकरण इसी नाराजगी की वजह से बिगड़ा। मायावती फैक्टर जो है वो ये माना जा रहा है कि बीजेपी के अगेंस्ट चला गया और साथ ही साथ उम्मीदवार दमदार बीजेपी की तरफ से नहीं दिए गए। जितने सांसदों का, सिटिंग एमपीज का बीजेपी को टिकट काटना चाहिए था वो बीजेपी ने किया नहीं और इसी वजह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी को लगा है ये बड़ा झटका। और ऐसे में इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। ब्रेकिंग न्यूज जो आ रही है, लगातार सियासी हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक तो आप जानते हैं आज दिल्ली में बैठकों का दौर है, सरकार बनाने को लेकर इंडिया गठबंधन में हलचल तेज। अखिलेश यादव को सौंपी गई है बड़ी जिम्मेदारी। सरकार बनाने को लेकर टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू से अखिलेश मिलेंगे, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। नीतीश कुमार से भी हो सकती है मुलाकात। सरकार बनाने को लेकर इंडिया गठबंधन में हलचल तेज और इसका जिम्मा अखिलेश यादव को। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी वीरेश पांडे इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं वीरेश से, ये बड़ी भूमिका में इंडिया गठबंधन में आते हुए नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। वीरेश,
देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी और 25 साल बाद इतनी बड़ी जीत हासिल करने वाले समाजवादी पार्टी के मुखिया का यह दफ्तर है, यानी अखिलेश यादव का दफ्तर है। और 10:30 बजे के लगभग वो निकलने वाले कन्नौज के लिए। ये तस्वीरें हैं और भूमिका उनकी जाहिर सी बात है बड़ी हो जाती है, क्योंकि बड़ी पार्टी के अब ये नुमाइंदे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और ये तस्वीर साफ जाहिर कर रही है अब की बार पीडीए सरकार, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, इसमें पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यकों ने समाजवादी पार्टी के साथ एकजुट होकर मतदान किया और अखिलेश यादव को इस तरह से बना दिया कि अब उनकी भूमिका इंडिया गठबंधन में बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। नीतीश कुमार से वो वार्ता करेंगे, तेलुगु देशम के चंद्रा बाबू से वार्ता करेंगे, क्योंकि अपने पिता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की थाती को संभालते हुए अखिलेश यादव वो भूमिका निभाने जा रहे हैं कि कभी संयुक्त मोर्चा की सरकार में मुलायम सिंह यादव निभाया करते थे। अखिलेश यादव को वो जिम्मेदारी मिली है, इसलिए अखिलेश यादव पूरी तैयारी के साथ कन्नौज और कन्नौज के बाद दिल्ली की तरफ रवाना हो रहे हैं। और तमाम जानकारी के लिए और आइए जरा जल्दी से अब रिएक्शन लेते हैं। यहाँ स्टूडियो में जो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, विजय जी, अखिलेश यादव बड़ी भूमिका में, नायडू नीतीश दोनों से बात करेंगे। देखिए, अब जो नतीजे आए हैं उसका एक मैसेज साफ है कि अब सबको साथ लेकर चलने का मौसम आ गया है राजनीति में। जो 10 साल एनडीए की सरकार, कहने के लिए एनडीए सरकार थी, मोदी सरकार थी, बीजेपी सरकार थी, तो वो अकेले चलने की सरकार थी। अब सबको साथ लेकर चलने का मौसम आया है। और दूसरा ये मौसम है कुनबों को बचाने का। एनडीए को अपना कुनबा बचाना है और इंडिया को भी अपना कुनबा बचाना है। दोनों में से कौन अपने कुनबे को बचा कर रख सकता है, उसी से सरकार बनेगी। अखिलेश बड़ी पार्टी की, तो बल्कि कहना चाहिए इस सरकार को झटका देने का सबसे बड़ा काम अखिलेश यादव ने किया कायदे से। क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा झटका, सबसे बड़ा लॉस बीजेपी को सीटों के लिहाज से अगर कहीं हुआ है तो जाहिर सी बात है वो उत्तर प्रदेश है। और ऐसे में अब आपको दिखाते हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती, एक भी सीट उत्तर प्रदेश में उनके खाते में आई नहीं, 0 उनका रिजल्ट रहा है। और ऐसे में मायावती की तरफ से अब कहा जा रहा है कि आगे मुसलमानों को सोच समझकर मौका देंगे। बीएसपी का खास अंग रहा है मुस्लिम समाज, बीएसपी को ठीक से समझ नहीं पा रहा है मुस्लिम समाज, ये मायावती की तरफ से कहा गया। लोकसभा चुनाव नतीजों पर मायावती का ये बयान, और जितना इन 3 लाइनों से हम समझ पा रहे हैं, अपनी हार का ठीकरा उत्तर प्रदेश के मुस्लिम समाज पर मायावती ने फोड़ दिया है। सर बिल्कुल, जो ये आज का जो बयान है वो यही साबित करता है कि मायावती अभी ये अपनी असफलता मुसलमानों पर थोप रही हैं। लेकिन जो बड़ा कारण है रोमाना, वो ये है कि वो खुद कितना अपनी पॉलिटिक्स को समय दे पाती हैं। बिल्कुल, 5 साल तक मायावती कहीं नजर नहीं आती हैं। चुनाव के समय मायावती इक्का दुक्का रैलियां करती हुई नजर आती हैं। और चुनाव में जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय के उम्मीदवारों को मायावती की तरफ से उतारा भी गया, उसमें यही संदेश कहीं ना कहीं गया कि बीजेपी की बी टीम के तौर पर उत्तर प्रदेश में मायावती काम कर रही हैं और मुस्लिम उम्मीदवार उतारकर मायावती इंडिया गठबंधन की जो ताकत है उसको नुकसान पहुंचाना चाह रही है। और अब जब हार गई हैं, 0 रिजल्ट आया है, मतलब रिपोर्ट कार्ड में 0 अंडा, तो मायावती मुस्लिम समाज पर हार का ठीकरा फोड़ेंगे। राखी, बिल्कुल सही। और कहीं ये लग रहा था कि उनकी जो साइलेंस है, जो चुप्पी है, उसमें शायद बहुत बड़ी रणनीति है, बट वो साफ फेल होती हुई दिखाई दे रही है। और अगर एक बात अब यहाँ हम ये करें कि जिस तरह से रीजनल लीडरशिप है वो अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में तो अब अखिलेश यादव का उदय देख ही रहे हैं, और भी राज्यों में अब हर जगह जो हम कोalition पॉलिटिक्स की बात करें वो जोरों पर है। तो उत्तर प्रदेश से ये धुरी जो है वो आगे बढ़ जाएगी। रोमाना, और 2 ऐसे नाम देश की राजनीति में उभर कर सामने आए हैं किंग मेकर के तौर पर। एक का नाम नीतीश है, दूसरे का नाम चंद्रबाबू नायडू है, जिनके लिए कहीं ना कहीं सियासी तौर पर ऑब्चुरीज लिखी जा रही थी। लेकिन अब वो 24 चुनाव के बाद देश की सियासत के किंग मेकर तस्वीर आ गई है, और वो तस्वीर इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। ये तस्वीर है नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव की। दोनों एक साथ नजर आ रहे हैं, एक ही फ्लाइट में नजर आ रहे हैं। आगे पीछे की सीटों पर बैठे हुए, आगे वाली सीट पर चाचा नीतीश कुमार हैं, पीछे वाली सीट पर भतीजे तेजस्वी यादव हैं। अभी कुछ समय पहले तक ही बिहार सरकार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और यही तेजस्वी यादव उनके डिप्टी सीएम। और अब नीतीश कुमार बीजेपी के साथी हैं और तेजस्वी यादव बिहार में नेता विपक्ष की भूमिका में हैं। फिलहाल दिल्ली तक का सफर दोनों एक ही विमान में करने जा रहे हैं। क्या कहना है सर इस बार चुनाव के नतीजे? क्या कहना है सर इस बार चुनाव के नतीजों पर? आपका नमन करना है, प्रणाम। चलिए प्रणाम।
बोलने के लिए तैयार नहीं है। सुनते हैं तेजस्वी कुछ कहेंगे क्या? क्या नतीजे पर आपकी पहली प्रतिक्रिया? कुछ नहीं, अब बात बता। बाद में अभी कोई नहीं बोल रहा है ना, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं ना नीतीश कुमार बोल रहे हैं, बोल कुछ रहे नहीं है। लेकिन इंडिया और एनडीए दोनों एक ही साथ एक ही विमान में उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। प्रकाश कुमार जी बिल्कुल रोमाना, ये गजब मंजर है ये देखना, खासतौर से नतीजों के बाद। इसके पहले कुछ दिन पहले तक दोनों एक दूसरे के खिलाफ तीर चला रहे थे, बयानों के घाव लगा रहे थे, लेकिन अचानक जब दोनों ही एक ही फ्लाइट में, विस्तारा के फ्लाइट में आगे पीछे जब देखने को नजर आए तो अजब लग रहा था कि कैसे तेजस्वी से उन्होंने पूछा कि कैसी तबीयत है, तो तेजस्वी उठकर खड़े हो गए और उनका अभिवादन किया, प्रणाम किया और बताया कि नहीं पहले से बेहतर है, और फिर वो बैठ गए। नीतीश कुमार भी आगे बैठ गए। जब हमने प्रतिक्रिया जाननी चाहिए तो उसमें प्रतिक्रिया में उन्होंने स्पष्ट कहा कि अभी आपका नमन करते हैं, यानी कि कोई भी प्रतिक्रिया उन्होंने देने से मना कर दिया। वहीं तेजस्वी यादव से भी पूछा गया, उन्होंने कहा कि बाद में बात करेंगे। तो जाहिर है बड़ा ही दिलचस्प ये नजारा था देखने में। बिल्कुल बड़ा ही दिलचस्प नजारा है, हम देख रहे हैं लगातार। और देखिए वो शिष्टाचार जो कहा जाता है उसको पूरी तरीके से निभाते हुए दोनों ही नजर आए। जैसा कि प्रकाश कुमार बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव पहले से अपनी सीट पर बैठे हुए थे। नीतीश कुमार जब पहुंचे तो नीतीश कुमार ने तेजस्वी को देखा और फिर उनसे पूछा हालचाल कैसा है। जो तेजस्वी यादव के पिछले दिनों कमर में काफी दर्द हो रहा था, तकलीफ हो रही थी चुनाव प्रचार में भी, जिसको लेकर वो कई बार व्हील चेयर पर नजर आया और उसका जिक्र करते हुए भी सुनाई पड़े। तो उसको लेकर नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के स्वास्थ्य के बारे में उनसे जानकारी ली। तो तेजस्वी यादव अपनी कुर्सी जिस पर वो बैठे थे छोड़कर खड़े हुए और खड़े होकर पूरे सम्मान के साथ उन्होंने नीतीश कुमार की बात का जवाब दिया और दोनों फिर अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। और सीट भी देखिए कैसे आगे पीछे, मतलब चाचा आगे और भतीजा पीछे। एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार इस वक्त मौजूद है। जी प्रकाश बताइए। सबसे पहले तेजस्वी आए बस से और फिर नीचे उतरे और व्हील चेयर से वो फ्लाइट के अंदर चले गए। लेकिन थोड़ी ही देर बाद नीतीश कुमार जिस तरह से यहाँ पर सीधा है और जो बना हुआ है नियम बने हुए हैं उसके मुताबिक वो स्पेशल कार से आते हैं और उसके बाद वो फ्लाइट के अंदर जाते हैं और उनका सामना सीधे नीतीश कुमार का सामना सीधे तेजस्वी से होता है और तेजस्वी उठ करके प्रणाम करते हैं। तो ये पहले से ही तय था कि विस्तारा फ्लाइट से वो जाएंगे, 45 की फ्लाइट से। तेजस्वी की कमर में प्रॉब्लम है, इस वजह से बिजनेस क्लास में वो रहे थे और ठीक उनके पीछे की सीट थी और बगल में संजय यादव जो राज्यसभा सांसद हैं वो भी बगल बैठे बैठे। नीतीश कुमार के साथ में संजय झा राज्यसभा सांसद है, वो जा रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार जब हमने पूछा, प्रतिक्रिया लेनी चाहिए कि क्या है इनका जो चुनाव के नतीजे आए हैं उस पर, तो उन्होंने कहा कि मैं नमन करता हूँ आपका, और कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। तो ऐसे वक्त में जब बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है खुद, तो नीतीश कुमार का कोई प्रतिक्रिया देना नहीं, उन्होंने ट्वीट कर दी है कि नतीजे पर क्या जेडीयू सोचता है। लेकिन ये बात है कि जेडीयू की तरफ से जरूर प्रतिक्रिया आ गई है कि वो एनडीए के साथ है, लेकिन खुद नीतीश कुमार सिर्फ खुद नहीं है बल्कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। तो इस नाते उनका अभी तक कोई बयान नहीं आया है। जो पहली प्रतिक्रिया हमने जाननी चाहिए तो उस पर उन्होंने सिर्फ कहा नमन करते हैं और उसके बाद फिर अपनी बातें खत्म कर दी। तो जाहिर है कि जो अभी मामला चल रहा है, तो आपको याद होगा कि नतीजों से पहले नीतीश कुमार आप मुझे ये बताइए प्रकाश कुमार, बिहार की सियासत में किस तरीके की सुखबुगाहट है? अब जबकि किंग मेकर की भूमिका में नीतीश कुमार आ गए हैं तो जाहिर सी बात है राज्य को स्पेशल पैकेज देने की मांग जो काफी समय से की जा रही है, विशेष राज्य के दर्जे की मांग, वो मांग एक बड़ी होगी। आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाए, जिसको लेकर तेजस्वी यादव जोरदार तरीके से मुखर नजर आए इस पूरे चुनाव में, वो भी कहीं ना कहीं बिहार की सियासत को एक नया मोड़ दे सकता है। और जो अलग अलग साथी हैं गठबंधन के, उन्हें पाला बदलने का उसके आधार पर मौका भी मिल सकता है। तो चर्चा है क्या बिहार में? देखिए, अगर इस पूरे सवाल को रवाना इस तरीके से देखें कि नीतीश कुमार की अब प्रायोरिटी क्या है। देखिए, पहली प्रायोरिटी ये है कि विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में 2025 में होने हैं, तो ज्यादा से ज्यादा केंद्र से वो क्या ला सकते हैं। जब केंद्र से वो लेने की बात करेंगे तो उनकी पुरानी मांग है विशेष राज्य का दर्जा या विशेष सहायता। इसके अलावा जो कटौती हुई है केंद्रांश की तरफ से और राज्य का ज्यादा पैसा लग रहा है किसी भी कार्यक्रम को चलाने में,
तो ऐसे में नीतीश कुमार चाहेंगे जरूर कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा मिले ताकि वो 2025 के विधानसभा चुनाव में जाएं तो वो ये बता सकें कि केंद्र में साथ रहने से उनको क्या फायदा है, डबल इंजन की सरकार से उनको क्या फायदा है। तो शायद इसीलिए ये चुप्पी है, लंबी चुप्पी है कि नतीजे आने के बाद तो जेडीयू की नजर होगी ना, मंत्रालयों के नाम सामने आ रहे हैं प्रकाश। बिल्कुल, मैं वही कह रहा था रोमाना कि ऐसे में वो मंत्रालय चाहेंगे जिस मंत्रालय से ज्यादा उनको बेनिफिट मिल सके। तो वो कौन से मंत्रालय हो सकते हैं? नीतीश कुमार तो उनको मिल सकते हैं। आवाज कट रही है आपकी, बहुत शुक्रिया फिलहाल प्रकाश कुमार इस तमाम जानकारी के लिए। दोबारा आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिलाकर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों एक ही विमान में, और वो अभी राकेश शुक्ला जी ने जो बात कही थी ना कि साहब एनडीए और इंडिया एक साथ ही उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं।